तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सीधा आपको ले चलते हैं। आज संपन्न हुआ है। जहां तक कार्यकाल की बात है तो अंतराल इसका लंबा अंतराल चला है। 2 मार्च से लेकर के आज 22 मार्च तक 21 दिन के अंतराल में सेशन 10 दिन चला है। ज़्यादा छुट्टियां रही, सेशन कम चला तो 12 दिन की छुट्टियां रही हैं और उन 10 दिनों में कुल 12 सिटिंग हुई है। 12 सिटिंग का कुल कार्यकाल अगर मैं कहूँगा तो ये भी सर्वाधिक कार्यकाल पिछले 8 साल का है। एक ही सेशन 50 घंटे का चला है। इस 50 घंटे में जो बिजनेस सामान्य होता है वो सब हुआ है। मुख्य रूप से अगर मैं उल्लेख करूं तो 15 विधेयक इसमें पारित हुए हैं और ये भी अपने आप में एक रिकॉर्ड है कि 15 विधेयक इस बार पारित हुए हैं। इस बार हमने कई तरह की जो पहल की है, पार्टिसिपेशन ऑफ पब्लिक स्टेक होल्डर्स, पहले भी लगातार 2 साल हम चलाते रहे, इस बार भी उसको उसी ढंग से चलाया। 8 तो मीटिंग्स हुई हैं स्टेक होल्डर्स से और कुछ लोगों से व्यक्तिगत, चाहे पत्राचार के माध्यम से उन्होंने सुझाव भेजे, व्यक्तिगत मिल करके भी बातचीत हुई। तो ऐसे चाहे कोई भी इस बजट की समझ रखने वाला छोटे से छोटा भी हमारा कोई जानकार व्यक्ति, कोई स्टेक होल्डर हो, हमारा कार्यकर्ता हो, और जो बड़े से बड़े ऐसे भी स्टेक होल्डर्स, खासकर जैसे मैं नाम लूँ तो डॉक्टर्स में हमारे एम्स के डॉक्टर गुलेरिया, उन तक भी, फिर हमारे जो मेदांता के डॉक्टर तलवार, डॉक्टर त्रेहन, से भी बजट के बारे में पूछा जा रहा है। आखिर बजट तो उन्हीं लोगों से पूछना चाहिए जिनका धरातल पर लोगों के साथ कोई संबंध है, लोगों की आवश्यकताओं की जानकारी, लोगों की तकलीफों की जानकारी, किस क्षेत्र में लगना चाहिए, किस में नहीं लगना चाहिए। तो ये सब हमने चलाया है। और इस बार विधायकों की भी हमने 8 कमेटीज बनाई थी। 73 विधायक, उसके अंदर 74 विधायक कुल मिलाकर के उसमें शामिल हुए। भाजपा जजपा के 35 थे, कांग्रेस के 31 थे, इनेलो और वो हमारे कांडा जी की पार्टी हलोपा और साथ में निर्दलीय, ऐसे 8 विधायक ये भी थे। तो कुल मिलाकर 74 विधायकों ने इसमें विचार विमर्श किया, भाग लिया। उनके बहुत से सुझाव आया हमारे पास। सुझाव में से काफ़ी तो ऐसे हैं जो इस बार ही मानने में हमें कोई कठिनाई नहीं हुई है, क्योंकि व्यवस्थाओं संबंधित थे। जहाँ कहीं बजट की मांग की गई है, चूँकि बजट का तो एक दायरा पहले फिक्स हो जाता है, इसलिए बजट बढ़ाने की बात इस समय हम करना संभव नहीं था। उनके सुझाव को ध्यान रखेंगे, यदि आवश्यकता हुई तो आगे जो हमारे रिवाइज एस्टिमेट्स आएंगे, सप्लीमेंट्री आएंगे, उसके अंदर किसी विभाग के लिए जो उनके सुझाव आए हैं उसमें कोशिश करेंगे उसको पालन करें हम। अभी विपक्ष का जहां तक विषय है, इस बार बजट को बहुत एक नए प्रकार का आयाम हमने दिया है और उस नए प्रकार के आयाम में हमारे विपक्षी मित्रों को काफ़ी कुछ तो ऐसे लगा कि ये इस प्रकार का बजट भी हो सकता है क्या, क्योंकि बजट में आंकड़े तो जो होते हैं, जो टर्मिनोलॉजी होती है वो कोई हमारी बनाई नहीं होती, वो CAG बनाती है कि उसके अंदर कितना घाटा होगा और कितना किस प्रकार का घाटा होगा। उसमें टर्मिनोलॉजी में यहाँ आपने इसको कैपिटल में क्यों जोड़ दिया, इसको रेवेन्यू में क्यों नहीं जोड़ा, रेवेन्यू में क्यों जोड़ दिया। हालांकि उसको सारे को जवाब मैंने दिया। उनको जवाब देने के बाद भी जब वो बहस का विषय आया तो हमने ये भी कहा कि आप और हम सब बैठ करके क्लासरूम में बैठते हैं और हम सब समझ सकते हैं, लेकिन हमारे सारे विषय, पहली बात तो यह है कि बहुत से विषय तो उनको पढ़ने में भी गुरेज करने लगे, पढ़ने में भी नहीं आए, समझना तो दूर की बात है। वो शब्द भी हमको बताने पड़ते हैं कि इसका क्या शब्द है। अब हमने जैसे वज्र, इसका जो बजट है, ये शब्द हमने प्रयोग किया तो वज्र बजट में भी वो उलझ गया कि यह क्या। हमने इसको कहा ये डायमंड बजट है। डायमंड का मतलब आगे लंबे समय तक भी, हम 25 साल तक इसकी एक दिशा ये तय करने वाले हैं। और उसका जो पंचसूत्री कार्यक्रम उसका उन्हें बताया था, उसको अर्थव्यवस्था को वज्र जैसी शक्ति देने का जो वी शेप की रिकवरी का विषय था, उसके अंदर मैंने कहा कि इसमें फोकस होगा अंत्योदय पर। अब अंत्योदय शब्द सब लोग परेशान हैं कि ये क्या है। अच्छी खुशी की बात है कि एकाध मेंबर उनका जो अच्छा थोड़ा समझदार पढ़ा लिखा है, उसने इस शब्द को प्रयोग करना शुरू कर दिया है।
आज ही हमारे कौन थे वो डबवाली के अमित शाह ने उस लाइन पर बोला कि कमजोर से कमजोर वर्ग की तरफ हमको ध्यान देना है, तो उस नाते से उसने इस बात की खुशी प्रकट की है और वो जो सोच है उस सोच को उसने सराहा भी है। तो अंत्योदय के दर्शन को और एक प्रकार से उन्होंने पकड़ा है। अब ऐसे ही हमने दूसरा शब्द प्रयोग किया कि हम इसमें सतत विकास, अब वो सतत विकास को भी ठीक से समझ नहीं पाया, मुझे बताना पड़ा कि इसका मतलब है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, SDGs। अब वो क्योंकि एक हमने 2030 तक हरियाणा में हम अपने गोल्स को कैसे अचीव करेंगे, ये हमारा एक डॉक्यूमेंट छपा हुआ है। उस डॉक्यूमेंट के हिसाब से हमने किस विषय को किधर लेके जाना है। बजट ऐसे ही नहीं है कोई आंकड़े जोड़ दिए इधर दाएं और बाएं के दोनों मिला दिए तो इसका मतलब बराबर हो गया। ठीक है, वो भी होता है, लेफ्ट एंड राइट दोनों बराबर होने चाहिए, एसेट्स एंड लायबिलिटीज वो बराबर रहनी ही रहनी चाहिए, रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर्स वो बराबर रहना ही रहना चाहिए, उसमें कोई बड़ा वो साइंस नहीं है। लेकिन किस चीज में क्या होना चाहिए, क्या हमको सर्विस सेक्टर में ज्यादा जाना है, क्या हमको कैपिटल एक्सपेंसेस में ज़्यादा जाना है, क्या हमको रेवेन्यू एक्सपेंस में ज़्यादा जाना है, क्या हमको मानो सर्विसेज में ज़्यादा जाना है, या हमको सोशल सेक्टर में जाना है, एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चे कैसे हमको कम करने हैं, एसेट्स में से कितना पैसा हम कैपिटल में से कितना निकाल सकते हैं। अब उन्होंने विषय उठाया कि आपने कहा कि जिसमें उन्होंने CAG का पहला भी बताया कि इतना आपने कहा था, आया इतना ही है। अरे भाई 2 साल में कोविड में हम वो कैपिटल एसेट्स की जो मोनेटाइजेशन होनी चाहिए थी वो नहीं हुई है, ये हमें पता है। इस बार भी हमने उसका 5000 करोड़ रुपए का टारगेट रखा है कि हम एसेट मोनेटाइजेशन करेंगे। बहुत ऐसा सरकारी एसेट्स बहुत है जो आज एक प्रकार से यूटिलाइजेशन जिसकी नहीं हो रही है, सरप्लस हो गए या एक बेकार पड़े हैं, अनयूटिलाइज्ड हैं, उनका अगर मोनेटाइजेशन करेंगे तो पैसा मिल जाएगा, उस पैसे को कहीं और लगाएंगे। उदाहरण के लिए अंबाला में एक हमारा विट्टा का प्लांट है। अब वो जो कभी लगा था वो जगह एकदम शहर के बाहर थी, खेतों में थी, आज वो शहर के अंदर आ गई। 15-16 एकड़ जमीन है। आज मैंने पूछा 15-16 एकड़ जमीन कितने की होगी, कम से कम 600-700 करोड़ रुपए की। अब 600-700 करोड़ रुपए का एक प्लॉट, उस पर विट्टा अगर चलता रहेगा तो उसका फायदा क्या है। तो उसको आज हम यही 15-16 एकड़ या 20 एकड़ बाहर ले जाएंगे तो हमको 8-10 करोड़ में मिल जाएगी। इसका मोनेटाइजेशन क्यों नहीं करेंगे। ऐसे ही कैसे बल्लभगढ़ का है। तो बहुत सारे हमारे टूरिज्म के जितने भी ऐसे स्थान हैं, अब उनका उतना ज्यादा जो जनता को कभी फायदा हुआ था रोड साइड टूरिज्म का, आज वो नहीं है। आज उनको मोनेटाइज करना ही करना होगा, उसका लाभ कहीं और लेंगे। तो ऐसा ये विषय सब हम कर रहे हैं। तो इसलिए कुल मिलाकर के सतत विकास की मैंने बात की, अंत्योदय की। तीसरा हमने उसमें जोड़ा है कि लोगों की भागीदारी, सबका साथ सबका विकास। इसके लिए एक नई टर्म हम लेकर के आए हैं और वो पहले तो PPP चलता था, प्राइवेट क्या पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। हमने एक टर्म दिया GCP, गवर्नमेंट कम्युनिटी पार्टनरशिप। तो कम्युनिटी का पार्टनरशिप बहुत जरूरी है। आज सरकार में एम्प्लॉइज और सब अधिकारी तो मिलाकर के 3 लाख हैं और हमारे आउटसोर्सिंग के इसके उससे लगा लेंगे 1 लाख और लगा लो 4 लाख हैं। लेकिन 4 लाख लोगों के अलावा भी समाज में सेवा करने का भाव रखने वाले बहुत लोग हैं और 3 लाख लगभग हमारे रिटायर्ड लोग हैं। तो क्या रिटायर्ड लोगों में जिनमें क्षमता है उसका उपयोग हम नहीं कर सकते क्या। वो सामाजिक काम करते हैं खूब, लेकिन सरकारी सिस्टम अभी तक नहीं था। हम उस सरकारी सिस्टम को लेके आए। हमने सबके लिए एक समर्पण पोर्टल बनाया, वॉलंटियर्स इस नाते से दर्ज करो। मेरे पास लेफ्टिनेंट जनरल आए, उनका जी मैं रिटायर हूँ, बताओ क्या करना है। मैंने कहा आप उसमें अपने आप को पोर्टल को में रजिस्टर कराओ, हम आपको काम बताएंगे। और अब हमारे बजट के बाद ये सारे जितने काम है पब्लिक पार्टिसिपेशन के, ये सब चलेंगे। हम एक एक परिवार की पहचान करने के लिए हम लोग जो है परिवार पहचान पत्र लेके आए और उस परिवार पहचान पत्र के माध्यम से हमने तो ये कहा है कि हम जैसे कहते हैं ना, हम नीचे तक के लोगों की चिंता करेंगे, यानी नीचे तक जाएंगे। हमने घोषणा की कि नहीं, हम नीचे से शुरू करेंगे। अब गरीब से गरीब परिवार जो शायद 20-30 हजार रुपया साल का ही कमाता है, 2-3 हजार रुपये में गुजारा करता है, भले वो 2 या 3 मेंबर होंगे, रूखी सूखी खाते होंगे, कहीं किराया की या किराया भी नहीं होगा तो कहीं मांगी झोपड़ी में रह रहे होंगे या कहीं सड़क किनारे अपनी कोई छोटी मोटी झोपड़ी लगा के बैठे होंगे। ऐसे परिवार भी तो हैं। तो चिंता उनकी भी करेंगे, उनके रोजगार कैसे मिले, उनके बच्चों की पढ़ाई कैसे हो, उनके सिर पर छत कैसे आए,
ये सब सिस्टम शुरू करेंगे और इसके लिए हर एक विभाग पर काम करना शुरू कर दिया है। इस अगले वर्ष को हम ये कहें कि ये जो अंत्योदय की हमने धारणा ली है, सारा फोकस हमारा इसी के ऊपर रहेगा। कोई ताकत इसमें हमको अब जो है रोक नहीं सकती इसे बढ़ने के लिए। केवल अब गरीबी हटाओ नारा नहीं, बल्कि वास्तव में इसको कैसे फुलफिल किया जा सकता है, इसकी हमने आउटलाइन बना ली है। एक होता है केवल सोच अच्छी है, गरीबी हटाओ, लेकिन नारा बना के लोगों को प्रभावित करना नहीं। करना क्या है, इस पर हमने काम करना शुरू किया है। आपने देखा अंत्योदय के मेले हमने लगाने शुरू किए हैं। उन मेलों में 2 राउंड हमारे हो गए हैं, 1 महीना छोड़ के तीसरा राउंड फिर शुरू करेंगे इन द मंथ ऑफ मे। और इसमें हर मेले में 1-1.5 लाख परिवार आते हैं। परिवार तो ये कम से कम 18-20 लाख है जिनकी मदद करनी है। तो इसलिए 18-20 लाख का मतलब हमको साल भर 10-12 मेले ऐसे लगाने पड़ेंगे और लगाने के बाद उसको परस्यू भी करना पड़ेगा कि कोई आदमी 1,50,000 2 लाख लोन हमने दिलवा दिया बैंक से, तो क्या उस 2 लाख का ठीक काम वो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये ध्यान कोई नहीं करता। फाइनेंशियल मैनेजमेंट गरीब आदमी की, छोटे किसान की कोई नहीं देख रहा। हम उनके ऊपर अब उसको उनका वेलविशर कहेंगे, उनका क्या कहेंगे, हमने योजना बनाई है शतोद्यमी योजना। हाँ, तो शतोद्यमी अंत्योदय परिवार योजना यानी 100 उद्यमी ऐसे जो लोन लेंगे, उनके ऊपर 4 या 5 लोगों की एक टीम, ये उनके संरक्षक बनेगी। इन संरक्षण देने वालों में बैंक का भी आदमी होगा, एक आध व्यक्ति कोई डिपार्टमेंट का भी होगा। जैसे हमने हर गांव पर अब संरक्षक तय कर दिए हैं, क्लास 1 अधिकारी, एक गांव का एक संरक्षक होगा। इस खबर से आपको अपडेट करवा देते हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और तमाम बातों का जिक्र उन्होंने किया। बजट सत्र के बाद सीएम ने यह प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। बजट सत्र 10 दिनों तक चला है, ये उनका स्टेटमेंट था। बजट सत्र में 15 विधेयक पारित हुए हैं, साथ ही विधेयकों की 8 कमेटी भी बनाई गई है और बजट सत्र से पहले कई सुझाव भी सामने आए हैं। बजट में सभी वर्गों का ख्याल रखा गया है।